दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो हर साल 65 लाख से भी ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और यही वजह है कि ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है। देश विदेश से बुलाए गए 20,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत से बने आगरा में स्थित इस मकबरे की दीवारों में 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है, जो कि पूनम की रात में इस कदर चमकते हैं कि लोग इस इमारत को देखते रह जाते हैं। सन 1653 में बनाए गए इस खूबसूरत ताजमहल की कीमत आज के हिसाब से 53 अरब रुपए आकी जाती है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी की तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था और कैलीग्राफी के विशेषज्ञ को ईरान से बुलाया गया था। ताजमहल के साथ बहुत से रहस्य जुड़े हैं, जिनके बारे में जानकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं, जैसे कि इसके नीचे बने बंद कमरों का राज। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं दुनिया की सबसे नायाब इमारतों में से एक ताजमहल में, और इसके इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, और आगरा पहुंचने के बाद आप आसानी से बस, ऑटो रिक्शा, कैब या अपने निजी वाहन से यहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैं अपने निजी वाहन से वेस्ट गेट पार्किंग की तरफ से ताजमहल के परिसर में पहुंचा, और मैंने टिकट काउंटर तक लगभग 1 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर पूरा किया। आप चाहें तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लेकर इलेक्ट्रिक कार्ड से भी टिकट काउंटर तक पहुंच सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ताजमहल में प्रवेश करने का टिकट अगर काउंटर से लिया जाए तो 50 रुपए का है, और अगर ऑनलाइन बुक किया जाए तो 45 रुपए का है। और आपके पास कुछ सामान वगैरह है तो यहाँ फ्री लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस बेमिसाल इमारत के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये दरवाजा जिससे हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट गेट, यानी कि पश्चिमी दरवाजा। और यही वो गेट है जिससे शाहजहां ताजमहल के परिसर में प्रवेश किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ शाहजहां के समय में मीना बाजार लगाया जाता था। और खास बात ये है कि इस बाजार की दुकानों को केवल महिलाएं ही चलाया करती थीं। 20-25 साल पहले तक भी यहाँ बाजार लगा करता था, लेकिन सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। उस जमाने में यहाँ आगरे का घाघरा चोली, चूड़ियां, संगमरमर और अलग अलग तरह के पत्थरों से बनाए गए सामान वगैरह मिला करते थे। इस जगह को ताजमहल का 4 गेट एरिया बोला जाता है, यानी कि यहाँ से ताजमहल के मुख्य परिसर के बाहर स्थित चारों दरवाजे और गार्डन देखे जा सकते हैं। पहला दरवाजा है वेस्ट गेट, जिससे हम अंदर आए हैं। दूसरा दरवाजा है यहाँ से दाईं ओर में बना साउथ गेट। इस गेट को शाहजहां के कारीगरों के लिए बनवाया गया था। तो ताजमहल को बनाने आए कारीगर और उनका परिवार इसी गेट से इस परिसर में प्रवेश किया करता था। आज भी इस गेट के पीछे की तरफ कॉलोनी बनी हुई है, जहां लोग कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। तीसरा दरवाजा है यहाँ से सीधी दिशा में बना ईस्ट गेट, जिसको वीआईपी गेट के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के जो भी खास लोग हुआ करते थे, वो इसी ईस्ट गेट से अंदर प्रवेश किया करते थे। और खास बात ये है कि आज भी जब भी कोई वीआईपी ताजमहल घूमने आते हैं, तो वो इसी गेट से अपनी गाड़ी अंदर लेकर आते हैं। चौथा दरवाजा है मुख्य परिसर में प्रवेश करने के लिए बनाया गया बाईं ओर में स्थित ये रॉयल गेट।
यानी कि शाही दरवाजा। इस शाही दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे कि सफेद रंग के 11 गुंबद बने हैं। ठीक ऐसे ही गुंबद आपको इसके अंदर की तरफ भी दिखाई देंगे। ताजमहल को बनने में कुल मिलाकर 22 साल लगे थे, इसीलिए यहाँ कुल मिलाकर ये 22 गुंबद बनाए गए थे। 2019 में किए गए एक सर्वे के अनुसार ताजमहल भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है, जिसको देखने के लिए हर साल देश विदेश से 65 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। यही नहीं, बल्कि ताजमहल दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु की खबर सुनते ही बादशाह ऐसे दुखी हुए जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई, और कुछ समय बाद बादशाह ने उनकी याद में ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। ताजमहल का नक्शा पर्सिया के जाने माने आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने 37 लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार किया था। ये वास्तुकार दुनिया के अलग अलग कोनों से बुलाए गए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ताजमहल की तरह ही दिल्ली के लाल किले के आर्किटेक्ट भी उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे। ताजमहल का डिजाइन दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित नजर आता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे और उनका मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। यहाँ चारों तरफ में जो आप लाल पत्थर से बने कमरे देख रहे हैं, ये कुल मिलाकर 210 कमरे हैं, जो कि खास तौर पर ताजमहल को बनाने आए कारीगरों के विश्राम गृह के रूप में बनाए गए थे। तो ये सारे कमरे उसी समय के हैं, और जब भी कारीगर काम करके थक जाते थे तो यहाँ खाना खाकर 2-4 घंटे आराम करते थे और फिर दोबारा काम पर लग जाते थे। तो शाही दरवाजे से ताजमहल 300 मीटर दूर है। ये जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है, अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हुए ताजमहल की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ताजमहल दूर जा रहा है, जिसको नजरों का धोखा या ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। ताजमहल की कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफी फर्क आ गया है। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज इसकी कीमत 53 अरब रुपयों की है। यहाँ आपको 2 तरफ में बनी ये लाल बिल्डिंग दिखाई देगी, जिनको ड्रम हाउस के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां जब भी ताजमहल के अंदर प्रवेश करते थे तो उनके स्वागत के लिए इन ड्रम हाउस में नगाड़े बजाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। और बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों की जिंदगी भर की पगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ये जो सफेद संगमरमर से बना टैंक आप देख रहे हैं, इसको बादशाही टैंक के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर बैठकर शाहजहां ताजमहल को बनता हुआ देखा करते थे, और उनको कहीं भी कोई कमी लगती थी तो वो एक पत्थर हटवाकर दूसरा लगवाया करते थे। मैं बताना चाहूंगा कि ताजमहल को बनाने के लिए जिस सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, उसको राजस्थान के मकराना से लाया गया था, और यहाँ जितना भी रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है, इसको फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लेज़ली अफगानिस्तान से आया था, डरकोइश तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से,
और कार्नेलियन अरब से लाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। कहा जाता है कि इन सब चीजों को दूसरे मुल्कों से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल के ऊपर आप जो भी काले रंग का लेख देख रहे हैं वो अरबिक भाषा में लिखा गया कुरान का पहला चैप्टर है। तो इसको लिखने के लिए किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि काले रंग के पत्थरों को काट काट कर इन मार्बल्स के अंदर बड़ी मेहनत से लगाया गया है। बताया जाता है कि जो भी कारीगर इन पत्थरों को काटने का काम करते थे उनकी उंगलियां घिसने से खून भी निकलने लगता था, इसीलिए ये काम बेहद मुश्किल हुआ करता था। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले शख्स का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलवाया गया था। और बताया जाता है कि शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे उपाधि के तौर पर अमानत खान नाम दिया था। ताजमहल का निर्माण आज से करीब 400 साल पहले 1631 में शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा बनकर तैयार हो गया था, जिसके पीछे 20,000 कारीगरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत शामिल थी। ताजमहल को बनाने के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। यहाँ जो लाल रंग के फूल बने हुए हैं ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि इन फूलों को अलग अलग किस्म के बेशकीमती पत्थरों से बनाया गया है, जो कि चांदनी रात में यानी पूनम की रात में चमकते हैं। जब पूनम का चांद निकलता है तो ताजमहल पूरा सफेद नजर आता है और जब चांद की रोशनी इन लाल फूलों पर पड़ती है तो ये भी जगमगा उठते हैं, जिससे यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। तो अगर आप भी पूनम की रात में ताजमहल को जगमगाते हुए देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 1000 रुपए का टिकट लेना होगा। एक खास बात यह है कि इस टिकट को लेने के बाद आपको ताजमहल को देखने के लिए केवल 30 मिनट का समय मिलता है और आप शाही दरवाजे के पास खड़े होकर दूर से ही ताजमहल के दीदार कर सकते हैं। ताजमहल से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने मुख्य मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई जहाजों को भ्रमित किया जा सके और ये खास घेरा जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। ताजमहल के दोनों ही तरफ में आपको लाल पत्थर की एक एक इमारत दिखाई देगी। बाईं ओर वाली इमारत मस्जिद है, जहां पर हर शुक्रवार के दिन हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करने के लिए आते हैं और उस दिन ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करके रखा जाता है, लेकिन मुसलमानों के लिए इसको 2 घंटे के लिए खोला जाता है। दाईं ओर में जो लाल पत्थर की इमारत आप देख रहे हैं वो शाहजहां के समय का मेहमान खाना यानी कि गेस्ट हाउस हुआ करता था। इस मेहमान खाने में शाहजहां के मेहमान 2-3 घंटों के लिए आराम करके चले जाते थे और यहाँ कोई भी मेहमान रात में नहीं रुकता था। मेहमानों के सोने का इंतजाम आगरा के किले में किया जाता था, क्योंकि वहाँ मेहमानों के ठहरने के लिए खास तौर पर कक्ष बनाए गए थे। यहाँ जो फव्वारे आप देख रहे हैं ये कुल मिलाकर 53 हैं और आज भी ये सही तरीके से काम करते हैं। इनमें से कोई भी फव्वारा नया नहीं है, बल्कि ये उसी जमाने के हैं जब ताजमहल बनवाया गया था। हालांकि बीच बीच में इनकी मरम्मत और साफ सफाई का काम जरूर करवाया जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि शाहजहां के समय में इन फव्वारों को बिना बिजली के भी कैसे चलाया जाता होगा।
तो यमुना नदी के पीछे एक बड़ा सा पानी का टांका हुआ करता था और उस टांके में एक चरखा लगा हुआ था जिसको शाहजहां के सेवक चलाया करते थे और इस तरह से पानी उस टांके से इन फव्वारों तक आता था और ये फव्वारे चल पड़ते थे। लेकिन आज के समय में ये फव्वारे मोटर से चलाए जाते हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताजमहल के परिसर में कुल मिलाकर 16 गार्डन हैं और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 53 फव्वारे हैं, तो 16 और 53 अंकों को साथ में मिलाया जाए तो 1653 बनता है और ये 1653 वही साल है जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। यहाँ जो ऊपर वाला बड़ा गुंबद आप देख रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा पीलापन नजर आएगा और नीचे का हिस्सा सफेद दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण है कि नीचे वाले हिस्से को मुल्तानी मिट्टी से साफ किया गया है और ऊपर वाले गुंबद की सफाई होनी बाकी है, इसीलिए इसमें थोड़ा पीलापन है। आगरा में प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने की वजह से ताजमहल के संगमरमर में बार बार पीलापन आने लगता है, इसीलिए समय समय पर इसकी सफाई करवाई जाती है। इस गुंबद के ऊपर जो आपको किरीट कलश लगा हुआ दिखाई दे रहा है, वो शाहजहां के समय में सोने का हुआ करता था, जिसको बाद में अंग्रेज निकाल कर ले गए थे। इसीलिए सरकार ने यहाँ पीतल का कलश लगा दिया। यही नहीं बल्कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और उन्होंने लैपिस लाजुली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि ये चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं। इन्हें ऐसा जानबूझकर बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरें और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। तो अब कुछ सालों से 50 रुपए के टिकट में इस प्लेटफॉर्म के नीचे के हिस्से तक ही जाने की अनुमति होती है और अगर आपको ऊपर के हिस्से में जाना है तो आपको कुल मिलाकर 250 रुपए का टिकट लेना होगा। ऊपर के हिस्से में शाहजहां और मुमताज की कब्र मौजूद है, जिसको देखने के लिए आप चाहें तो 200 रुपए ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ताजमहल की नींव बनाते समय इसके चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए और इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत बनती रहेंगी और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। एक खास बात यह है कि यमुना नदी के पानी का स्तर हर साल घटता जा रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आती जा रही है। यही वजह है कि सन 2010 में ताजमहल में कुछ दरारें भी देखी गई थीं। ये सामने की ओर से यमुना नदी बह रही है। इस नदी के पीछे की ओर में आपको एक गार्डन दिखाई देगा जिसको कहा जाता है मेहताब बाग। आप जब भी कोई फिल्में देखते होंगे जिसमें ताजमहल को पीछे की तरफ से दिखाया जाता है, उनकी शूटिंग इसी मेहताब बाग में की जाती है। बताया जाता है कि शाहजहां अपने लिए मेहताब बाग में एक काला ताजमहल बनवाने वाले थे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो सारा खजाना उस काले ताज को बनाने में खर्च हो जाता और उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। इसीलिए उसने ऐसा होने नहीं दिया और शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया। आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां को कैद किया गया था, जहां से बैठकर वो रोजाना घंटों तक ताजमहल को देखा करते थे। अगर आप शुक्रवार के दिन आगरा आते हैं तो आपको ताजमहल के परिसर में तो प्रवेश करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो आप मेहताब बाग से ताजमहल का दीदार कर सकते हैं और मेहताब बाग से ताजमहल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
यहाँ आपको ये खुफिया सुरंग भी दिखाई देगी जो कि ताजमहल के बेसमेंट से होते हुए सीधा आगरा के किले में जाकर खुलती थी। तो ये है आगरा के किले में मौजूद वो जगह जहाँ ये खुफिया रास्ता खुलता था। बताया जाता है कि शाहजहां की मृत्यु के बाद उनकी बेटियां रोशन आरा और जहां आरा उनके शव को इसी खुफिया रास्ते से ताजमहल तक ले गई थीं। ताजमहल के नीचे 22 ऐसे कमरे भी मौजूद हैं जो आज तक भी राज बने हुए हैं। इन कमरों में क्या है ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन ये कई दशकों से ऐसे ही बंद पड़े हैं। आइए अब हम ऊपर के हिस्से में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ तरह तरह के जेमस्टोन लगाकर फूल बनाए गए हैं जो कि चांदनी रात में चमकते हैं। देखने में भले ही ये कांच जैसे लगते हैं, लेकिन ये सभी जेमस्टोन्स हैं जो कि पूनम की रात में चमकते हैं। यहाँ जितने भी जेमस्टोन्स लगाए गए हैं ये भारत के नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से लाए गए थे। तो हर स्टोन को काट काट कर बड़ी बारीकी से मार्बल के अंदर फिट किया गया था। और ताज्जुब की बात यह है कि आज भी ये काम आगरा में किया जाता है। यहाँ जो हरा पत्थर आप देख रहे हैं ये है एमरल्ड यानी कि पन्ना, जिसको अंगूठियों में भी लगाया जाता है। जो लाल रंग का पत्थर है उसको कहा जाता है कोरल यानी कि मूंगा, और इसको भी अंगूठियों में पहना जाता है। और दूसरा जो लाल पत्थर है उसको कहा जाता है ऑनिक्स यानी कि हकीक, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और इसके ऊपर रोशनी पड़ने से ये चांदनी रात में चमकता है। यहाँ दीवारों पर आप देखेंगे कि अरबी भाषा में कुरान पाक के पहले चैप्टर की आयतें लिखी हुई हैं। तो ये है ताजमहल का मुख्य मकबरा, जिसके अंदर शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र मौजूद है। तो ये सामने वाली कब्र मुमताज की है और बाईं ओर वाली कब्र शाहजहां की है। लेकिन ये उनकी असली कब्रें नहीं हैं, बल्कि इन कब्रों को केवल पर्यटकों को दिखाने के लिए बनाया गया है। उनकी असली कब्रें इसी के नीचे बने भूमिगत कमरे के अंदर यानी कि बेसमेंट में मौजूद है, जिसको सरकार ने स्थायी रूप से बंद करके रखा है। बताया जाता है कि सन 1989 में भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय हुआ करता था। सन 2000 में P.N. ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय हुआ करता था। इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था, इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। तो ये था आगरा में स्थित ताजमहल से जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।